हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है क्लास 11th फिजिक्स की इस लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। जी हाँ दोस्तों, न्यूटन की गति का जो द्वितीय नियम है वो हम पढ़ने वाले हैं। बट न्यूटन की गति के द्वितीय नियम को पढ़ने से पहले हमें संवेग जो होता है, जो मोमेंटम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। अगर संवेग मोमेंटम हमें पता है तो जो आपका गति का द्वितीय नियम है वो हम आसानी से आसान भाषा में इसको पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे। ठीक है, तो न्यूटन की गति का द्वितीय नियम से पहले हम संवेग, ठीक है, तो जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, मोमेंटम। तो बात कर ले हैं मोमेंटम क्या है। तो दोस्तों, जो मोमेंटम है एक सिंपल है और सिंपल ही परिभाषा में हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, क्या है मोमेंटम? किसी वस्तु के द्रव्यमान, किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग जो है ना, वेग, किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग का जो गुणनफल होता है उसे ही हम संवेग बोलते हैं। उसे ही हम क्या बोलते हैं? संवेग बोलते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर इसमें बोला गया है किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग का जो गुणनफल होता है उसे हम संवेग बोलते हैं। और यहाँ पर दोस्तों बात यहाँ पर इतनी याद रखनी है कि यहाँ पर जो वेग दिया है, यहाँ पर जो वेग की दिशा होगी, जिस दिशा में मतलब वेग होगा उसी दिशा में आपका जो है ना संवेग होगा। तो कहने का मतलब जो संवेग है वो दिशा को बताता है, मतलब ये सदिश राशि है। संवेग क्या है? एक सदिश राशि है। और संवेग जो है ना, संवेग सदिश राशि होने के नाते हम इसमें आगे लिख लेंगे, इसे पी वेक्टर से व्यक्त करते हैं। पी वेक्टर, क्योंकि इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? मोमेंटम, बट व्यक्त हम किससे करते हैं? पी से। अब वेक्टर क्यों लगा है? क्योंकि वेक्टर हमें पता है उसी पे लगता है जो सदिश राशि होती है। अदिश राशियों पर कभी भी वेक्टर नहीं लगता। तो इसे पी वेक्टर से व्यक्त करते हैं, से व्यक्त करते हैं। ध्यान रखना, ये वाला आप लाइन इसमें ऐड कर लेना। एनी प्रॉब्लम? ठीक है। अगर हम सूत्र की बात करें, सूत्र की बात करें तो सूत्र निकालेंगे तो यदि वस्तु का द्रव्यमान, यदि वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m बा वेग भी है तब संवेग बराबर क्या हो जाएगा? तो देखो, संवेग का सूत्र हमने क्या, देखो संवेग का जो सूत्र है वो क्या बनेगा? तो संवेग का अगर शब्दों में सूत्र निकालें तो क्या बोला है? द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। तो संवेग बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान इंटू वेग, यही होगा। तो अब हमारा जो संवेग है, संवेग को हम किससे व्यक्त कर रहे हैं? पी वेक्टर से। तो ये हमारा पी वेक्टर हो गया। और द्रव्यमान आपको पता है अदिश राशि है तो ये m हो गया। और भी क्या है? सदिश राशि, तो ये m भी वेक्टर। मतलब यहाँ पर अगर वेक्टर रूप हटा दें तो p बराबर क्या बन रहा है आपका? m डॉट भी। तो मतलब ये जो है ना आपका संवेग है। संवेग का सूत्र क्या बनता है? p बराबर m डॉट भी। ये आपका संवेग का क्या बनता है? सूत्र बनता है। और यहाँ पर जो संवेग होता है, इस संवेग की वही दिशा होती है, मोमेंटम की वही दिशा होती है जो वेग की दिशा होती है। तो यहाँ से आप कितना चीज़ें याद रख गए कि संवेग क्या है? द्रव्यमान और वेग का गुणनफल है। इसे हम पी से व्यक्त करते हैं। ठीक है, और पी से व्यक्त करते हैं और पी का जो सूत्र बनता है वो क्या बनता है? द्रव्यमान इंटू वेग, मतलब m डॉट भी। m क्या है? द्रव्यमान, और v क्या है? वेग। क्लियर हो चुका है? तो ये हमारा संवेग। अब हम संवेग के जो मात्रक हैं, संवेग के क्या है मेरे भाई? मात्रक हैं। और जो आपका विमीय सूत्र है इसको भी हम जल्दी से निकाल लेते हैं। जल्दी से हम क्या कर लेते हैं दोस्तों? निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर इसके मात्रक की बात कर लेंगे कि संवेग का मात्रक क्या है। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं दोस्तों, संवेग जो है ना, मात्रक निकालो या विमीय सूत्र निकालो, हमें सूत्र की जरूरत होती है। तो यहाँ संवेग का सूत्र क्या हो जाएगा? P बराबर m डॉट भी। तो यहाँ से m जो है द्रव्यमान, और द्रव्यमान का जो मात्रक होता है मेरे भाई वो आपका क्या होता है? किलोग्राम। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका किलोग्राम। ऐसा ही पद्धति में निकालेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, हम कौन सी पद्धति में मात्रक निकालेंगे मेरे भाई? हम ऐसा ही पद्धति में जो है ना मात्रक निकालेंगे। कौन सी पद्धति में? ऐसा ही पद्धति में। ठीक है, चलो, तो ऐसा ही पद्धति में अगर मात्रक निकालेंगे तो द्रव्यमान का किलोग्राम, और जो आपका वेग होता है, इस वेग का क्या होता है? तो वेग का होता है मेरे भाई मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। तो आपका जो संवेग है, इस संवेग का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड।
अगर यही मात्रक हम CGS में बात कर लें, किस में बात कर लें, CGS में, तो CGS में अगर बात करें, CGS पद्धति में बात करें, तो द्रव्यमान का जो मात्रक होता है CGS पद्धति में वो क्या होता है, ग्राम होता है ना। और बेग जो है, बेग का क्या हो जाएगा, क्योंकि मीटर का जो लंबाई होती है, लंबाई का SI पद्धति में मात्रक होता है मीटर, बट CGS पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर। और सेकंड का दोनों ही पद्धति में, बल्कि तीनों ही पद्धति में मात्रक सेम होता है, ठीक है। तो ये SI पद्धति में संवेग का मात्रक किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड, और ये CGS पद्धति में ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। अब हम इसके बिमीय सूत्र की बात कर लेंगे, ठीक है, बिमीय सूत्र, ठीक है। चलो आ जाओ बात कर लो। तो सूत्र हमारा क्या है, P बराबर m.v, यही है ना, ठीक है। तो m का आपको पता ही है, बिमीय सूत्र क्या होता है, कैपिटल M होता है। और v का आपको पता है, v बेग का क्या होता है, तो वेग का होता है LT-1। अगर इन तीनों को मिला दें तो ये बन जाएगा MLT-1, क्योंकि m यहाँ पर है, L ये है और T-1। तो ये आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, संवेग जो है ना, इस संवेग का बिमीय सूत्र हो जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान का क्या होता है m, ठीक है, बाकी बेग का यही होता है। ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें, सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपका ये संवेग हो चुका है। अगर दोस्तों हम यहाँ पर थोड़े से एक और बात करें, संवेग में परिवर्तन, तो दोस्तों आपको पता है जो परिवर्तन है, क्या है, परिवर्तन। इस परिवर्तन को हम किससे व्यक्त करते हैं, डेल से व्यक्त करते हैं या फिर स्मॉल d से व्यक्त करते हैं, पता है, ठीक है। अगर हम बात कर लें संवेग में परिवर्तन क्या है, तो आप बोल दोगे सर डेल p। संवेग में परिवर्तन की बात करें तो क्या होगा, डेल p, क्योंकि परिवर्तन को हम डेल से या फिर d से व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो डेल p हो जाएगा। और संवेग में परिवर्तन कब होगा, जब दो संवेग होंगे। देखो परिवर्तन की अगर बात करें तो परिवर्तन तो तभी देखेगा जब दो होंगे या दो से ज़्यादा होंगे। मतलब कहने का मतलब यदि एक से ज़्यादा कोई वस्तु या कोई पदार्थ या कोई चीज़ होती है तो ही हम परिवर्तन बता पाते हैं, ठीक है। अगर हम देखें कि इसमें परिवर्तन बताओ, किससे परिवर्तन बताएं, वो तो हमें नहीं पता, ठीक है। अगर हम बोल दें बताओ इन दोनों में क्या परिवर्तन है, हाँ अब बता सकते हो। तो तुलना हमेशा दो या दो से अधिक व्यक्तियों में होती है, कभी एक व्यक्ति में पर तुलना कभी नहीं होती। तो अब आप परिवर्तन बता सकते हो, तो बोलोगे सर ये नीला है और ये काला है, बता सकते हो। तो यहाँ पर परिवर्तन की बात करें तो दो संवेग हमें लेना पड़ेंगे, तो दो संवेग लेंगे तो P2 में से P1 को माइनस कर देंगे तो इस संवेग में परिवर्तन निकल जाएगा। समझ में आपको आया। तो ये आपका मोमेंटम जो आपका संवेग हुआ, अगर संवेग समझ पा रहे हैं, संवेग समझ गए हैं, तो अब हम दोस्तों न्यूटन की गति का द्वितीय नियम पढ़ सकते हैं। तो आइए दोस्तों इसको स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अब हम न्यूटन की गति का द्वितीय नियम पढ़ ले रहे हैं। तो दोस्तों जो आपका न्यूटन की गति का द्वितीय नियम है, सबसे पहले ये क्या कहता है उस पर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों न्यूटन की गति का जो द्वितीय नियम है ये कहता है कि जो संवेग में परिवर्तन की दर होती है, संवेग में परिवर्तन की दर मतलब देखो संवेग आपका p होता है, परिवर्तन के लिए डेल, तो ये संवेग में परिवर्तन की दर, दर मतलब समय, दर मतलब क्या होता है समय। जब भी दर लग जाए तो आप क्या करना, डेल t से उसमें भाग लगा देना। जब भी आप आज के बाद जब भी दर की बात की जाए मतलब डेल t से उसमें क्या कर देना, भाग लगा देना, ठीक है। तो ये इसने क्या बोला है, संवेग में परिवर्तन, तो ये संवेग, ये परिवर्तन और दर के लिए हम क्या लगा देंगे, डेल t। तो ये क्या कहता है आपका पहला नियम, द्वितीय नियम, कि संवेग में परिवर्तन की जो दर होती है उस पर लगाए गए जो संवेग में परिवर्तन, ये आपका क्या हो गया, संवेग में परिवर्तन। समझाया ना कैसे, संवेग आपका p, परिवर्तन के लिए डेल और दर के लिए डेल t। तो ये आपका क्या है, संवेग में परिवर्तन की दर। तो ये नियम कहता है कि जो संवेग में परिवर्तन की दर होती है वो उस पर लगाए गए बल के कैसी होती है, अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती मतलब समानुपाती, ठीक है। संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है। तो ये आपका बल है और इसके क्या हो गई, ये अनुक्रमानुपाती हो गई। चाहे तो आप ऐसे लिख दो या फिर आप ऐसा लिख सकते हो, F अनुक्रमानुपाती डेल p अपॉन डेल t। ये हमारा जो होता है न्यूटन की गति का द्वितीय नियम होता है। और इसमें एक बात और याद रखना है, यहाँ पर दोस्तों संवेग में परिवर्तन जो होता है इसकी दिशा वही होती है जो आपके
बल की दिशा होती है। मतलब जो बल की दिशा होगी वो इस संवेग में किसकी, परिवर्तन की दिशा होगी। आपको यहाँ पर याद रखना, संवेग में परिवर्तन की दिशा क्या होगी, वही होगी जो वेग में परिवर्तन की दिशा, बल में परिवर्तन की दिशा होगी, या जो बल की दिशा होगी। ठीक है, तो यहाँ से बल पे ज़्यादा फोकस किया गया है। मतलब जो आपका जो न्यूटन की गति का जो द्वितीय नियम है वो बल पे ज़्यादा फोकस करता है। मतलब दोस्तों यहाँ से हम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये याद रखेंगे कि जो आपका न्यूटन की गति का जो द्वितीय नियम है वो बल की व्याख्या करता है। बल की परिभाषा तो प्रथम नियम बताता है, बल की व्याख्या करता है कौन सा, द्वितीय नियम, है ना। मतलब बल की क्रिया विधि को बताता है कौन सा नियम, द्वितीय नियम। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के काम में आने वाली चीज है जो मैंने आपको अभी बताई। ठीक है, अब जो आपका न्यूटन की गति का जो द्वितीय नियम है वो तो हम समझ गए। ठीक है, तो ये व्यंजक लिखना, अर्थात करके आप बात कर देना, अर्थात करके क्या बात कर देना, अर्थात जो संवेग में परिवर्तन की दर, ये संवेग, ये परिवर्तन डेल लगा के, और ये दर, तो संवेग में परिवर्तन की दर अर्थात आपका ये डेल पी अपॉन डेल टी समानुपाती एफ, या करके आप क्या कर देना, एफ व्युत्क्रमानुपाती डेल पी अपॉन डेल टी, ये आपको डब्बे में बंद कर देना। क्लियर, ये आपका न्यूटन की गति का द्वितीय नियम है। बट यहाँ हमारा खत्म नहीं होता क्वेश्चन, हमसे न्यूटन की न्यूटन की गति के जो द्वितीय नियम है इसकी व्युत्पत्ति, इसके व्यंजक के बारे में पूछता है। मतलब न्यूटन की जो गति का जो द्वितीय नियम है इसके गणितीय व्यंजक के बारे में हमसे पूछता है। तो न्यूटन की गति का हम जो है ना द्वितीय नियम है इसका गणितीय व्यंजक करते हैं, या फिर हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सिद्ध कीजिए। यहाँ पर देखो मैं दूसरा क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर दूसरा क्या पूछता है, सिद्ध कीजिए F बराबर ma। ये हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये हमसे क्वेश्चन क्या करते हैं दोस्तों, पूछते हैं। तो न्यूटन की जो गति का द्वितीय नियम है इसका गणितीय व्यंजक, या फिर हमसे कैसे पूछा जाएगा, सिद्ध कीजिए F बराबर ma। तो इसके लिए हम व्युत्पत्ति करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट दोस्तों इसके लिए थोड़ा सा हमें काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं दोस्तों, हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना कोई वस्तु स्मॉल m द्रव्यमान की है। हम ये मान लेते हैं माना कोई स्मॉल m द्रव्यमान की, ठीक है। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं, माना कोई वस्तु स्मॉल m द्रव्यमान की है जो प्रारंभिक वेग, और प्रारंभिक वेग आप जानते हो क्या होता है, u होता है। एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड बस। जो प्रारंभिक वेग u क्या, प्रारंभिक वेग क्या होता है, u से गति कर रही है, गति सही लिख लेना, गति कर रही है। तब देखो हमने ये मान लिया कि माना कोई वस्तु जो है ना स्मॉल m द्रव्यमान की है जो प्रारंभिक वेग u से गति कर रही है। प्रारंभिक वेग कौन से है, u से गति कर रही है। तब तो पहली स्थिति में दोस्तों जो है ना, जब m द्रव्यमान की कोई वस्तु गति कर रही है तो उस पर जो प्रारंभिक वेग है वो u लग रहा है। तो इस स्थिति में जो संवेग होगा वो क्या होगा, वो हम देखते हैं। ठीक है, तब संवेग, तो तब हमारा जो संवेग होगा वो मान लेते हैं हमारा क्या है, P1, क्योंकि पहली स्थिति है तो पहली स्थिति के लिए हम मान लेते हैं क्या है, P1। और संवेग का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग। अब भी हमने पढ़ा, तो द्रव्यमान इसमें क्या है, स्मॉल m है, और वेग हमारा क्या है, u है। तो ये हमारा u हो गया। इसको दोस्तों हम क्या कर देंगे, समीकरण नंबर 1 दे देंगे, समीकरण नंबर 1 देंगे। इतना क्लियर हो चुका है। इसके बाद हम ये मानते हैं कि जो वस्तु है m द्रव्यमान की कोई वस्तु है प्रारंभिक वेग से गति कर रही है। अब देखो प्रारंभिक वेग से गति कर रही है तो कुछ समय पश्चात ये वस्तु दूरी तक पहुंच जाएगी, तो उसके वेग में भी क्या होगा, परिवर्तन। क्योंकि वेग तो हमें पता है सदिश राशि है, वेग में परिवर्तन होता है, समय के साथ वेग में परिवर्तन होता है। तो जैसे मान के चलो अभी वस्तु यहाँ पर है तो कुछ समय पश्चात वस्तु यहाँ पर पहुँच जाएगी, फिर और यहाँ पहुँच जाएगी। मतलब ये जो वस्तु है वो कंटिन्यू चल रही है तो उसके वेग में भी क्या होगा,
परिवर्तन होगा। तो हम एक यहाँ पर लाइन लिख रहे हैं, यदि डेल टी समय पश्चात वस्तु पर F बल लगाया जाता है। मान लेते हैं, मान के चलो हम गाड़ी चला रहे हैं, देखो उदाहरण के द्वारा समझा रहा है, हमने गाड़ी चला रहा है और गाड़ी हमने चलाना स्टार्ट कर दी, और गाड़ी जब चलाना स्टार्ट कर दी तो वहाँ पर कौन सा वेग लगेगा, प्रारंभिक वेग लगेगा। बट कुछ समय पश्चात हम यदि उस गाड़ी को रोकें तो हम क्या लगाएंगे ब्रेक लगाएंगे मतलब बल ही लगाएंगे। ब्रेक के द्वारा हम उस पर क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे। तो बल लगाएंगे तो वस्तु क्या हो, जो आपकी गाड़ी होगी धीरे 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 करके रुक जाएगी। आपको पता है ना, ये तो आप जानते हो। तो वही लिख रहे हैं हम, क्या लिख रहे हैं, यदि डेल टी समय पश्चात, हम आगे ये लिख रहे हैं, यदि डेल टी, स्मॉल टी लिख लेना, डेल टी समय पश्चात, डेल टी समय पश्चात वस्तु पर F बल लगाया जाता है तब वस्तु का अंतिम वेग भी होता है। तब संवेग कितना होगा वो देखेंगे। तब संवेग, देखो हमने क्या किया, कोई गाड़ी स्टार्ट की, चलाना प्रारंभ किया तो प्रारंभिक वेग से चलेगी, और हम जहां पर पहुंचना चाहते वहां पर रुक जाएं, वहां पर हम रोकने की कोशिश करेंगे तो हम ब्रेक लगाएंगे मतलब बल लगाएंगे, कुछ समय पश्चात बल लगाएंगे जहां हम पहुंचना चाहते थे। जब वहां पहुंच जाएंगे तो हम गाड़ी को रोकेंगे नहीं कि ऐसे ही छोड़ देंगे, चला हवा में चलती जाओ हम तो यहाँ रुक गए, रोकेंगे ना, तो उस पर ब्रेक के द्वारा बल लगाएंगे। तो वही लिखा है, यदि टी समय पश्चात वस्तु पर F बल लगाया जाता है तो वस्तु का अंतिम वेग क्या हो जाता है, भी हो जाता है। तब संवेग, यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर जो गाड़ी है वो तो एक ही है, हमने चलाई तब भी वो गाड़ी एक है, रोक रहे तब भी गाड़ी एक है। मतलब यहाँ पर जो वस्तु है उस वस्तु का जो द्रव्यमान है वो आपका नियत रहेगा। इस द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तब संवेग आपका क्या निकलेगा, आप ये प्रारंभ में निकाल रहे थे, ये अंतिम में निकाल रहे, तो ये P2, तो क्या होता है द्रव्यमान इंटू वेग, तो द्रव्यमान क्या है m, और वेग अब क्या है, द्रव्यमान तो निश्चित था इसलिए जो पहले था वही लिया, और वेग अब बदल गया, पहले u था अब क्या हो गया v, तो द्रव्यमान इंटू वेग मतलब m डॉट v। अब ये होगा, इसको दे देना समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब ये बताओ, जो आपका पहले जो संवेग था वो अलग था और अब जो संवेग है वो अलग है, मतलब संवेग में क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। सिंपल सी बात है, संवेग में क्या है, परिवर्तन, ठीक है। तो संवेग में जो परिवर्तन हुआ है उसको हम निकालेंगे, तो उसको कैसे निकालेंगे, 2 में से 1 को घटा के, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे तो LHS में से इस LHS को और RHS में से RHS को, मतलब इसमें से इसको और इसमें से इसको, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये बन जाएगा सब P2 माइनस P1 और इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हमारा m डॉट v और इसमें से इसको घटाएंगे माइनस m डॉट u, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, संवेग में ये परिवर्तन बन जाएगा, जो आपका क्या होगा, डेल p, क्योंकि p में परिवर्तन है, P2 माइनस P1 मतलब परिवर्तन है, तो इसकी जगह हमने डेल p लिख दिया, और ये m हमने यहाँ पर क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, m दोनों में सेम है तो कॉमन ले लिया, और ये हमारा क्या बचा, v माइनस u। एनी प्रॉब्लम, इधर तक आपको समझ में आ गया क्या, बोलो सही बात है, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या किया, कोई वस्तु को हमने चलाया जिसका द्रव्यमान m था, जो प्रारंभिक वेग u से चल रही है, तो पहली स्थिति में हमने संवेग निकाला तो P1 निकाला। अब वस्तु तो चलेगी कंटिन्यू, क्योंकि चल रही है तो चलेगी, तो मान लेते हैं डेल टी समय पश्चात वस्तु पर F बल लगाया जाता है, ठीक है। तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा, v होगा, ठीक है। तब संवेग निकाला तो P2 आ गया। बट हमें संवेग में यहाँ पर पता चल रहा है कि परिवर्तन हो रहा है, तो वो परिवर्तन निकालने के लिए 2 में से 1 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसमें से इसको और इसमें से इसको जैसे माइनस किया तो P2 माइनस P1 और m भी माइनस m माइनस u, ठीक है। तो P
संवेग में परिवर्तन P2 माइनस P1 है तो डेल भी हो जाएगा और ये एम भी माइनस यू हो जाएगा। ठीक है, चलो इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों ये देखो आप, ये भी आपको क्या दिख रहा है, वेग में परिवर्तन दिख रहा है हमें, ये भी हमें क्या दिख रहा है मेरे भाई, वेग में परिवर्तन दिख रहा है, बोलो दिख रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो है ना वो डेल भी हो जाएगा, क्योंकि डेल भी क्या है, वेग में परिवर्तन, और यहाँ वेग में परिवर्तन है तो v माइनस यू, मतलब अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग है ना, अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग मतलब वेग में परिवर्तन है, वेग में परिवर्तन है तो ये क्या हो जाएगा, डेल भी। और हमें वैसे ही पता है प्रारंभिक वेग अलग था, अंतिम वेग अलग है, क्योंकि वेग में जो परिवर्तन होता है वो होता है कंटिन्यू दिशा के साथ। ठीक है, तो ये इसकी जगह हम क्या रख देंगे, तो डेल पी बराबर क्या हो जाएगा, एम, और ये हमारा हो जाएगा डेल बी। इसको आप समीकरण नंबर 3 कर देना। इतना समझ गए आप क्या, इतना आप समझ गए क्या, कोई दिक्कत है, नहीं है ना दिक्कत, तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, इसको जो आपको इतना मैंने कवर करा दिया है इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, और इस चीज़ को जो है ना मैं अब आगे बढ़ाता हूँ और आगे मैं इसको कंप्लीट कराता हूँ, आगे मैं इसको कंप्लीट कराता हूँ। ठीक है, तो इतना हो चुका है। तो यहाँ से दोस्तों मैं जो है ना यहाँ पर इसको हटा रहा हूँ, यहाँ पर मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, चलो इतना क्लियर हो चुका है। आगे आगे दोस्तों हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब न्यूटन के द्वितीय नियम से, न्यूटन के द्वितीय नियम से, जो आपका न्यूटन की गति का जो द्वितीय नियम था, जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, उससे बात करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या था, एफ व्युत्क्रमानुपाती डेल पी अपॉन डेल टी, यही था ना, बोलो यही था, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हमने देखा समीकरण 3 में हमने किसका मान निकाला, डेल पी का मान निकाला, डेल पी का मान निकाला। तो यहाँ पर हम जो डेल पी आया है, डेल पी की जगह हम मान रख देंगे। ठीक है, तो हम क्या रख देंगे, डेल पी का मान रखने पर, डेल पी का मान रखने पर रख देंगे डेल पी का मान। तो ये एफ व्युत्क्रमानुपाती डेल पी की जगह रख देंगे एम डेल भी। ठीक है, तो ये हमारा एम और ये डेल भी, और डेल टी अपॉन सेम, बिल्कुल सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। डेल पी की जगह हमने ये मान रख दिया। ठीक है, अब आगे हम देख रहे हैं दोस्तों ये वेग में परिवर्तन है, क्या है, वेग में परिवर्तन, और हमें पता है वेग में परिवर्तन की दर है, सॉरी वेग में परिवर्तन की ये क्या है, दर, और वेग में परिवर्तन की दर को दोस्तों हम जानते हैं, हम आपको पहले ही बता चुके हैं, वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं, ये चीज़ हम पहले सीख चुके हैं। तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, तो ये तो हमारा एम रहा, सॉरी समानुपाती है, तो ये हमारा एम रहा, और इसकी जगह हमने क्या रख दिया, ए रख दिया। तो ये हमारा हो गया एफ व्युत्क्रमानुपाती एम डॉट ए। अगर हम दोस्तों व्युत्क्रमानुपाती का साइन हटाते हैं, तो आज तक यदि आप नहीं जानते तो अब आज जान लो कि जब जब व्युत्क्रमानुपाती या समानुपाती का चिन्ह हटाता है तब तब एक नियतांक आता है जो हमारा होता है के। तो ये हमारा के हो गया, और ये हमारा क्या है, एम ए, एम डॉट ए, ऐसा ही बोल सकते हैं। अब दोस्तों जो के है, क्या है, नियतांक, तो आप लिख देना जहाँ के एक नियतांक है, के एक नियतांक है, के एक नियतांक है, और जिसका मान दोनों पद्धतियों में, एसआई पद्धति और जो सीजीएस पद्धति है, उन दोनों पद्धतियों में जो के का मान होता है वो 1 होता है, जहाँ के एक नियतांक है। ठीक है, जो के बराबर क्या होगा, 1, मतलब के का मान दोनों पद्धति एसआई और सीजीएस दोनों पद्धतियों के लिए 1 होता है। तो एफ का मान क्या रख देंगे, सॉरी के का मान हम रख देंगे 1, तो हमें मिल जाएगा ये एम ए। तो एफ बराबर हमारा ए आ गया, सॉरी के का मान रख दिया 1, तो एम ए आ गया, तो एफ बराबर हमारा क्या आ गया, एम ए आ गया। तो यही दोस्तों आपका जो न्यूटन की गति के द्वितीय नियम का जो है ना वो गणितीय रूप है, बस यही है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जा रही है तो एक बार वीडियो को फिर से रिवाइज कर लो, देख लो, पूरा दिमाग में बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे आप अभी तक पूरा समझ गए, ठीक है। तो एक बार दोस्तों दिल से वीडियो को लाइक कर दो यार, जल्दी से लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और मैं आपको वीडियो लगभग कंटिन्यू ही प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आपकी कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को एंजॉय करें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।